नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करते हैं इस टॉपिक की जिसका मेरे ख्याल से बहुत बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुनता। तो क्या आपका बच्चा भी आपकी बात नहीं सुनता है? तो इसका रीज़न क्या है, ये जानना है और आप इसमें आप क्या कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू 20 टिप्स जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हैं। तो आप कैसे अपने बच्चे को जो है ना समझा सकते हैं और कैसे आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इसकी 20 टिप्स आपको आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो शुरुआत करने से पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली आपका बच्चा आपकी बात क्यों नहीं सुनता है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एक सेंसिटिव इशू है जिसको कहते हैं APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसकी मैंने पीछे सेंसरी वाला जो टॉपिक कवर किया था, इश्यूज वाला जो मैंने टॉपिक कवर किया था, उसमें डिटेल में उसके बारे में बात करी है। मैं रफली बताती हूँ इन शॉर्ट कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है। कि इसमें क्या होता है ना, बच्चा सुनता तो है नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसके हियरिंग में, लेकिन वो उसको प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाता है। उसकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है। जैसे आप कुछ कहते हैं तो वो सुनता है, लेकिन उसको जो है ना उसको रिफ्लेक्ट करने में या उसके ब्रेन में उसको प्रोसेस करने में उसे टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आता है कि वो रजिस्टर ही नहीं कर पाते कि आपने क्या कहा है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा हो गया कि बिहेवियर इशू हो गया। जैसे ADHD और ऑटिज्म में क्या होता है कि उनका जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कंसंट्रेट करने या फोकस करने में, तो जिसकी वजह से भी ये हो सकता है कि वो आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरा हो गया फैमिली इशू। फैमिली इशू में क्या होता है कि जैसे आप अगर बहुत ही बिजी पेरेंट हैं, आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो एक जो है ना आप ये कह दो आपका डिस्टेंस बन जाता है, एक दूरियां बन जाती है आपके और बच्चे के बीच में। तो वो दूरियों की वजह से जो है ना, वो जब आपसे कम्युनिकेट करते हैं वो शायद उस बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है आपके और बच्चे के बीच में, जिसकी वजह से वो जो है ना आप ये कह दो कि उसको भी रजिस्टर नहीं कर पाते या इंटेंशनली इसको इग्नोर करते हैं। तो ये रीजंस हैं। अगर सिम्टम्स की बात करूं सिंपल, तो APD जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या है, जैसे बार बार अगर वो बात रिपीट करने को कहते हैं। दूसरा हो गया कि डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड, जैसे कोई नॉइजी इन्वायरमेंट है बहुत, तो वहाँ अगर आप उनको कुछ बोलते हैं तो उनको नहीं समझ आता है बिल्कुल भी। वो जो है ना उस टाइम नॉइजी इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर तीसरा सिम्टम जो है वो ये है कि अगर वो बात सुनने के बाद तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेते हैं, तो हो सकता है कि APD हो। लेकिन अपने आप से गेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा सिम्टम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोफेशनल्स, जो भी प्रोफेशनल हैं उनसे मिलिए। डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट जो होते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, या आप सिंपल पीडियाट्रिशियन से भी मिलके बात कर सकते हैं अगर ऐसा कोई इशू है। बिहेवियर इशू में हो गया। बिहेवियर इशू में भी बेसिकली अगर ADHD एंड ऑटिज्म से रिलेटेड है तो उनके लिए स्पेशली बिहेवियर प्लान बनाए जाते हैं। वो आप उनके प्रोफेशनल से मिलके उनसे बात कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं अगर वो रजिस्टर नहीं कर रहे या बात नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर है, या फिर वो जो है ना आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो क्योंकि उनके लिए एक डिफरेंट प्रोग्राम ही बनता है, तो वो आप उनसे बात करके कर सकते हैं। वो टेक्निक आप उनसे जान सकते हैं। थोड़ी सी टेक्निक मैं भी आपको इसमें वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बेटर है कि आप प्रोफेशनल से एडवाइस भी ले लें अगर आपके बच्चे को ADHD या ऑटिज्म है तो। तीसरा हो गया फैमिली इश्यूज। फैमिली इश्यूज में हो गया कि आपको जो है ना बच्चे को टाइम देना है और उसकी जो एक्चुअली जो उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो आपकी बात का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है या फिर वो आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। तो इस बात को जो है ना आपको समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को टाइम दें और उनको एक्चुअली समझने की कोशिश करें कि वो जो हर बात पे नो क्यों कर रहे हैं, वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, वो रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया है, आपका कम्युनिकेशन गैप क्या इतना बढ़ गया है कि वो बिल्कुल भी बात करना ही नहीं चाहते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम बच्चों को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि वो एक्चुअली उनकी दुनिया जो है कितनी डिफरेंट है। वो जो स्कूल में जाते हैं इतने सारे लोगों से डील करते हैं, इतने सारे बच्चों से डील करते हैं, टीचर से बात करते हैं,
अगर वो ट्रांसपोर्ट भी बस से आते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट बच्चों से मिलते हैं, ड्राइवर हो गया और जो असिस्टेंट हो गया और बहुत सारी लोगों से मिलते हैं, और उस सिचुएशन में वो अपने आप को कहाँ सेफ फील करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या वहाँ पे कोई इशू है, या जहाँ पे वो खेलते हैं, जिन बच्चों के साथ वो खेलते हैं अपने स्टेट में, अपनी सिट जहाँ पे रहते हैं वहाँ उस एरिया में, तो क्या उससे रिलेटेड कोई इशू है, क्या ऐसा कोई बात है जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही रख रहे हैं, और जिसकी वजह से वो और भी आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते या आपको बताना नहीं चाहते। ध्यान देना है और उनके साथ जो है ना कम्युनिकेट करने के लिए आपको जो है ना उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन क्या होता है और कैसे आप जो है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, आपको मैं 20 जो है ना टिप्स बताने वाली हूँ, स्ट्रैटेजीज बताने वाली हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं और देखिए कि क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला हो गया कि आप बच्चा जहाँ पर है आप वहाँ जाके बोलिए। आप दूसरे कमरे से बच्चे को नहीं आवाज़ दीजिए कि आप किचन में हैं और बच्चा अपने रूम में और वहाँ से आवाज़ दे रहा है, नहीं। अगर आपको बच्चे को कुछ बोलना है, यू हैव टू बी देयर वेयर दे आर। दूसरा हो गया कि आपको जो है ना फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना है, फिजिकली आपको कांटेक्ट करना है और आई कांटेक्ट करना है। जब भी आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो आप उसके सामने हैं और उससे आई कांटेक्ट करके ही बात करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट करते हैं तब लगता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आई कांटेक्ट करके जब वो आपको देखने लगे ना, आप तभी उनको बात बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। दूसरा हो गया, क्या कई बार होता है कि हमें जो है ना बच्चों के लेवल पे जाना होता है, हमें उनकी बात सुनने के लिए या उनको कुछ बोलने के लिए, या तो आप उनके क्योंकि वो छोटे होते हैं तो आप लंबे हैं तो या तो आप झुक जाइए या फिर उनके लेवल पे बैठ के उनसे बात करिए, क्योंकि उससे उनको एक सेंस ऑफ आप कह दो अ सेंस ऑफ वे टू कम्युनिकेशन आता है कि किसी से बात करनी है तो उसके सामने होना है और आई कांटेक्ट करना है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हो गया कि जब आप उनको कुछ बोलते हैं तो आस्क देम टू रिपीट। कई बार क्या होता है, वो डे ड्रीम कर रहे होते हैं या कुछ और सोच रहे होते हैं या किसी चीज़ में बिजी होते हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उस टाइम फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर उनको बोलते हैं बैठ के आई कांटेक्ट करके, फिर उनसे बोलिए कि मैंने क्या कहा, उसको रिपीट करो, ताकि आपको ये समझ आएगा कि वो आपकी बात एक्चुअली समझे हैं कि नहीं, एक्चुअली सुने हैं कि नहीं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ों को पता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है ना वो जो उनको रिपीट करने के लिए बोलिए। पांचवा हो गया कि आप जो है ना ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बस रिपीट मत करते रहिए कि ये करना है, ये करना है, ये करना, वो करना, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिपीट मत करिए। गिव देम हेड स्टार्ट। जैसे आप उनको पहले से बता दीजिए, जैसे आपको डिनर के लिए उनको बुलाना है, तो अगर डिनर के लिए बुलाना है तो आप जाइए उनके रूम में, उनको बोलिए कि डिनर के लिए 5 मिनट में आ जाओ। तो उनको 5 मिनट का टाइम दीजिए, उनको हेड स्टार्ट दीजिए ताकि वो उसको प्रोसेस कर सकें और फिर जो है ना आपकी बात सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हो सके। तो उनको हेड स्टार्ट देना है, उनको टाइम देना है, जस्ट रिपीट मत करिए, उनको टाइम दीजिए कि 5 मिनट में आपको डिनर टेबल पे आना है। नंबर 6 जो है वो है एम्पथाइज करिए। अगर वो जैसे होता है ना, बच्चे कई बार किसी चीज़ में बहुत ही इंटेंसली काम कर रहे हैं या बहुत ही फोकस होके बहुत बिजी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्ले डेट पे है और प्ले डेट में वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और वो वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, तो अगेन आपको क्या करना है, आपको उनको सिचुएशन को समझना है कि इस टाइम वो क्या फील कर रहे हैं और उनको समझना है कि जैसे आप थे कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना कितना अच्छा लगता था, आपको नहीं लगता था कि आप वापस अपने घर जाएं। तो अगर वो ग्रेट टाइम है उनका प्ले टाइम, जिसके भी साथ प्ले डेट पे हैं और वो दे आर स्पेंडिंग अ ग्रेट टाइम देयर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगेन वही प्रोसेस यूज कर सकते हैं कि आप उनको टाइम दे दीजिए। अच्छा ये तुम्हारा प्ले टाइम है, अब इसके बाद हम घर जाएंगे, आप उनको हेड स्टार्ट दे दीजिए। और अगर उसके बाद भी वो एग्री नहीं होते तो आप उनको ये कन्विंस करिए कि ठीक है मैं तुम्हें आज 10 मिनट और देता हूँ या देती हूँ, और इसके बाद हम कल या परसों जब भी आपको सुटेबल है आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम फिर से जो है ना प्ले डेट के लिए वो जो भी बच्ची है या फ्रेंड है उसको बुला सकते हैं अपने घर पे। तो ये भी कर सकते। नंबर 7 हो गया, आपको क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी है आपको, क्योंकि बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो इजी लैंग्वेज में, क्लियर लैंग्वेज में और शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस में जो है ना उनको अपनी बात कहनी है। उनका जैसे आपने बोला है कि शू जो है ना, या
कहीं आपने जगह बना रखी है कि घर में घुसने के बाद आपको शूज़ वहाँ पे रखने हैं, तो शूज़ वहाँ पे क्यों रखने हैं आपने पहले ही बता दिया कि ये घर का रूल है, और अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि कोई ट्रिप ओवर होगा और कोई गिर सकता है इसकी वजह से, तो आपने ये बोल दिया है, उनको पहले से समझा दिया है। तो उनको पता है कि जैसे आप घर में घुसे और उन्होंने शू नहीं रखा है, शूज़ जहाँ के जगह पे नहीं रखे, तो आप छोटा सा वर्ड जैसे शू आप मेंशन कर सकते हैं और इशारे से बता सकते हैं, तो उसमें गुस्सा होने की बात नहीं है, उनको जस्ट सिंपली बता सकते हैं योर शूज़ जो है ना, और जस्ट इशारा कर सकते हैं, तो वो क्लियर हो गया, कंसाइज हो गया, वो मैसेज जो है ना उनके पास चला गया। नंबर 8 हो गया कि कई बार क्या होता है ना, कंप्लेन मत करिए, आपने जो देखा है वो बताइए। जैसे आपने बोला कि जो टॉयज़ हैं वो टॉय बॉक्स में नहीं है, और तो आप इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि ये करो वो करो, रखो सारे बॉक्स में, और तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो इसकी वजह इसकी जगह पे आप जो है ना, आप ये कहिए कि टॉय सपोज टू बी इन द टॉय बॉक्स, और toys belongs to the toy box, और you can also say that crumbs on the table, अगर उन्होंने टेबल क्लीन नहीं करी है तो इस तरह से जो है ना आप निगेटिव वर्ड्स यूज़ करने की वजह उनको ये बताइए कि आपने क्या देखा है, और वो जस्ट बताने के लिए कि भाई ये तुमसे एक्सपेक्टेड है, ये रूल है, ये तुम्हें करना है, ठीक है। 9 हो गया कि टेल देम वाई, तो जैसे मैंने शूज़ में एग्जांपल दिया, ऐसे ही उनको कुछ भी कराने के लिए आपको एग्जांपल देना है। जैसे अगर ब्रश भी कर रहे हैं तो ब्रश क्यों करना ज़रूरी है, ये अब उनको एक्सप्लेन करिए। तो ये एक्सप्लेन करने से जो है ना उनको अंडरस्टैंडिंग आती है, और वो बहुत अच्छे से करते हैं। फिर जैसे टीथ खराब हो जाएंगे, फिर आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, क्या हो सकता है, कैविटी हो सकती है, इस तरह की बातें जो भी रिलेटेड हैं उस टॉपिक से, जो भी आप कराना चाहते हैं वो उनको अच्छे से समझा दीजिए। नंबर 10 हो गया कि अवॉइड सेइंग यू या तू है, वो मत यूज़ करिए कि तुमको ये तो करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना चाहिए था, या तुमको ये ऐसे करना चाहिए, ये तुम्हें करने की ज़रूरत है। तो ये क्या होता है ना, जो तू और तुम वर्ड है, ये बच्चे जो है ना एज ए क्रिटिसिज्म लेते हैं, उसको एक्चुअली कन्फ्रंटेड फील करते हैं और कन्फ्रंटेड वर्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा अपसेट एंड एंग्री हो जाते हैं उसमें। तो आपको यू की जगह आपको किसी दूसरे तरीके से इस बात को कहना है। जैसे 2 भाई या बहन और भाई हैं तो उनका नाम लेके वैसे बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने पीछे में एग्जांपल दी कि टॉयज बिलोंग्स टू द टॉय बॉक्स, सो प्लीज डू दैट, ऐसे करके जो है ना सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 11 हो गया कि यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स, जैसा कि मैं सारे ही इसमें एग्जांपल दे रही हूँ कि पॉजिटिव वर्ड यूज़ करिए। अवॉइड स्टॉप एंड डोंट, उनको जो है ना स्टॉप वर्ड मत यूज़ करिए, डोंट वर्ड नहीं यूज़ करिए, क्योंकि ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं। तो अगर आपको कुछ किसी चीज़ के लिए रोकना है, तो जैसे कि ये मत करो, इंस्टेड ऑफ आप ये कह सकते हैं हाँ ऐसा कर सकते हैं। स्टॉप, जैसे आप एग्जाम्पल दूँ, जैसे स्टॉप वॉकिंग ऑन द कर्व, तो यू कैन से ओके दैट आई नीड यू टू गो ऑन द साइड वॉक, तो प्लीज़, इस तरह से आप करके सेंटेंस बना के उनको समझा सकते हैं। नंबर 12 हो गया कि आस्क देम वाई, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपको नो कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपको रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों कर रहे हैं। किड्स के अपने ओपिनियन होते हैं, उनकी ओपिनियन की आपको रिस्पेक्ट भी करनी है, क्योंकि उससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये फील हो कि उनको सुना जा रहा है और उनको कंसीडर किया जा रहा है। तो जब भी आप उनसे वो मना करते हैं, तो आप उनसे आराम से बैठ के कामली बात करिए और उनसे पूछिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। नंबर 13 हो गया वैलिडेट देयर फीलिंग, तो अगर वो किसी चीज़ को मना कर रहे हैं या फिर वो रो रहे हैं और एंग्री हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, तो आप उनकी फीलिंग को समझिए, उनको काम डाउन करिए, उनसे पूछिए। अगेन किसी को ब्लेम नहीं करना है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं पूछना है, बड़े ही कामली आपको उनको एक सेंटेंस देना है कि जैसे अगर आपने देखा है कि 2 बच्चों में फाइट हुई है किसी चीज़ को लेके, और या जो भाई है वो उसके साथ लेगो नहीं खेलना चाहता, या कोई रीज़न हुआ है जिसकी वजह से वो अपसेट हुए, तो आप उसको सेंटेंस में डालिए और उनको जो है ना उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करिए कि तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ लेगो नहीं खेलना चाहता। तो उससे क्या होता है ना, उनको एक वर्ड मिल जाता है
कम्युनिकेशन उनका बेटर होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, और वो उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट किया जा रहा है। ठीक है। 14th हो गया कि गिव देम चॉइस। गिव देम चॉइस की उनको 2 चॉइस दीजिए आप, कि तुम जो है ना, देखिए उनके लिए ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो है ना एक कैरेक्टर बिल्डिंग का में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिसीजन जब वो लेते हैं ना, उसमें उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उनका कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो उनको जो है ना, जब आप चॉइस देते हैं तो वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं कि मुझे ये वाला करना है। तो उससे जो है ना बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनके बिहेवियर पर भी और उनके कॉन्फिडेंस पे भी। तो कोशिश ये करिए कि इनके 2 चॉइस दीजिए और लेट देम मेक देयर ओन डिसीजन। 15th हो गया कि प्रेज योर चाइल्ड। तो अगर आपका बच्चा कुछ करता है और जब आप कहते हैं और कुछ करता, तो डेफिनेटली उसको प्रेज करिए, उसकी तारीफ करिए। तो वो अगली बार ना और खुश होके करेगा। या आपके पास कोई छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हैं या स्टिकर हैं जो आप उनको दे सकते हैं, या लॉलीपॉप है, या सिंपल जो भी रिवॉर्ड आप देते हैं बच्चे को कुछ भी करने के लिए, कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर करने के लिए, तो वो जो है ना वो नेक्स्ट टाइम जो है ना बहुत ही एंथुजियास्टिकली, बहुत ही खुश होकर वो काम करते हैं। तो जो है ना उनको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेज देम व्हेनेवर दे लिसन टू यू एंड डू व्हाट यू वांट देम टू डू। 16 हो गया मॉडल गुड लिसनिंग। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपकी सुने, तो आपको भी अपने बच्चे की सुननी पड़ेगी। आपको मॉडल बनना पड़ेगा, आपको उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि आप कैसे उनकी बात सुनते हैं। उसी तरह से जब आप उनको बोलेंगे तो वो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आपसे ही सारी चीज़ें सीखते हैं। आप जैसा बिहेव करते हैं वो आपको ही कॉपी करते हैं। उनके पेरेंट्स ही उनके रोल मॉडल होते हैं। आफ्टर सम टाइम जब वो स्कूल जाने लगते हैं तो कुछ टीचर्स भी उनके रोल मॉडल हो जाते हैं। लेकिन आप ये कोशिश करिए कि जो है ना आप उनको सुनिए, उनको समझिए और उनको टाइम दीजिए। तो उनको जो है ना बेटर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है वो उनको समझने में ईजी होगा। 17 हो गया कि लिमिट डिस्ट्रैक्शन। तो जब भी आप उनसे बात करने जा रहे हैं, टीवी टर्न ऑफ करिए। आप उनको, अगर वो टीवी देख रहे हैं तो एकदम से ऑफ मत करिए, उनको टाइम दे दीजिए कि 5 मिनट में जो है ना डिनर लगने वाला है और 5 मिनट बाद टीवी ऑफ करनी है। तो वो उनको हेड स्टार्ट दे दीजिए। और अगर कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक या कुछ और चल रहा है तो आप उसको ऑफ कर दीजिए, फिर उनसे बोलिए और फिर उनसे बात करिए। तो डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करने से उनका फोकस बढ़ता है। 18 हो गया बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। तो जो भी आप कहते हैं वो अपनी बात पे आप पेशेंस रखिए, कामली बात करिए, और जो भी आप करते हैं आप उसको कंसिस्टेंट रहिए। कभी भी जो है ना ऊपर नीचे मत करिए, क्योंकि बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं। वो क्या होता है, जब मम्मी एग्री नहीं होते तो पापा के पास चले जाते हैं, पापा एग्री नहीं होते हैं मम्मी के पास चले जाते हैं। तो वो इतने स्मार्ट होते हैं, इतने स्मार्टली प्ले करते हैं वो। तो दोनों पेरेंट्स को जो रूल हैं घर के जो बनाए गए हैं उस पर कंसिस्टेंट रहना है और उनको उस हिसाब से फॉलो करना है, ताकि उनके अंदर ये हैबिट पड़ सके कि भाई ये रूल है तो ये रूल सबको फॉलो करना है। चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, तो सबको फॉलो करना है, तो मुझे भी फॉलो करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको जो है ना आपको कंसिस्टेंटली उनके साथ काम करना है और उनके बिहेवियर डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करनी है। 19 हो गया स्पेंड टाइम विद देम। जैसा कि मैंने पीछे बोला कि आपको उनको समझना है और अंडरस्टैंड करना है कि भाई अगर कम्युनिकेशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है। तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बैठना है और उनसे बात करनी है और वो समझने की। अगर आपका गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इमीडिएटली तो आपका रिलेशनशिप नहीं बन जाएगा बच्चे के साथ। जैसे कि सारे रिलेशन जो है ना टाइम लगता है, वैसे ही जो है ना बच्चे के साथ भी रिलेशन बनने में टाइम लगता है। अगर वो गैप बहुत लंबा हो गया है तो उस गैप को फिल करने के लिए आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। चाहे वो कैसे भी आप करें, कैसे भी टाइम दें उनको, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो आप ये कह दो आप उनके लिए एक रास्ता खोल देते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। अगर उनके साथ कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है या कोई भी बिहेवियर बाहर इन्वायरमेंट में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत ईजिली आपसे शेयर कर पाएंगे। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आजकल का टाइम कैसा है कि ऑनलाइन ही बच्चे जो है ना
बुली हो जाते हैं और घर में बैठे बैठे ही ऑनलाइन बुली हो जाते हैं, घर में बैठ के भी उनके साथ बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो आप मेंटल इश्यूज भी डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो अगर आप उनके साथ टाइम देंगे तो उनको टाइम मिलेगा आपके साथ उनकी फीलिंग शेयर करने पे, और अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो वो आपको जो है ना इजीली बता सकेंगे। इसमें एक जो 20th पॉइंट है जो मैं बोलना चाहती हूँ, जिसको इसी में ऐड करते हैं कि जो है ना स्टोरी रीड करना, शुरू से ही बेड टाइम स्टोरी रीड करने की आदत बनाइए। शुरू से ही आप उनके साथ जाइए और उनके लिए स्टोरी रीड करिए। स्टोरी जो है ना, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग, या जो लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ बच्चे कुछ सीखते हैं, जहाँ बच्चों में कुछ मॉरल वैल्यूज आती हैं। और क्या होता है ना कि ऐसी स्टोरी जिससे वो अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर पाए। तो बहुत सारी बच्चों की स्टोरी बुक आती हैं, आप स्टोरी बुक जो है ना खरीद सकते हैं, बहुत महंगी भी नहीं होती हैं, या लाइब्रेरी से ला सकते हैं, या फिर अगर डिजिटल भी है तो आप उनके लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि सोने के टाइम अगर स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ते हैं तो नींद अच्छी आती है। डिजिटल डिवाइस वैसे भी कहते हैं कि 1 घंटा पहले ही बंद कर देना चाहिए सोने से। तो ये आदत भी आपको बच्चे को बनानी है। तो वो सारे जो गैजेट हैं वो सारे जो है ना उनके रूम से हटाने हैं, और उनको कहना है कि जैसे अगर वो 10 बजे सोने जाते हैं तो 9 बजे सारे बंद हो जाने चाहिए। अगर वो 9 बजे सोने जाते हैं तो 8 बजे सारे गैजेट्स जो है ना बंद हो जाने चाहिए। रूम में जाके स्टोरी पढ़नी है। आप उनके साथ बैठिए, धीरे धीरे हाथ पड़ जाएगी तो वो धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाएगी, तो वो अपने आप ही पढ़ने लग जाएंगे स्टोरी। ये आदत बनाए, इससे क्या होता है ना कि उनको जब वो पढ़ते हैं तो उनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है। उनको सेंटेंस बनाने में, कम्युनिकेट करने में, बोलने में, डिफरेंट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद मिलती है। स्पेलिंग स्कोर, किस चीज़ को कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उनके साथ जो है ना टाइम बिताइए। और उनके वैसे सबका रूटीन बहुत बिजी है, तो आप कम से कम उनके सोने जाने से पहले उनके साथ 15 मिनट तो लगा ही सकते हैं कि उनके लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं। तो ये सारी टेक्निक आप जो है ना बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने और अपने बच्चे की ही लाइफ में। तो उनको जो है ना एक आदत बना दें कि वो आपकी बात जो है ना सुने, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना डेवलप हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।